कोटा में इट इज़ कट थ्रोट, और कट थ्रोट जब होगा तो जो हुआ ही सब होगा ही। हमको बहुत इम्प्रेसिव नहीं लगा था मेरा परफॉर्मेंस इंटरव्यू में, बट लोगों ने सेलेक्ट कर लिया तो ठीक ही था। अगर मैं एक दिन नहीं पढ़ाऊँ फिज़िक्स या मैथ्स तो मेरे पेट का पानी नहीं पचेगा। आपने जितने आसानी से कहा कि यूपीएससी में आपका हो गया, 77 बैच था आपका यूपीएससी में। मैं थोड़ा सा तैयारी के बारे में जानना चाहता हूँ। यूपीएससी के लिए क्या अलग से आपने तैयारी की, कुछ पढ़ाई लिखाई की, कुछ समय दिया आपने, या फिर बीएससी करने के बाद सीधा दिया और हो गया? उस समय जनरल स्टडीज़ और इंग्लिश कंपलसरी होता था। जनरल स्टडी शायद नहीं बोलते थे, जीके बोलते थे, याद नहीं है हमको। और 2 सब्जेक्ट लेना पड़ता था, तो एक मैंने फिज़िक्स लिया था और एक स्टैटिस्टिक्स लिया। दोनों मेरा अपना विषय था, चूँकि साइंस कॉलेज में ऑनर्स मैंने फ़िज़िक्स में किया और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स मेरा पास कोर्स था, तो पढ़ा था हमने। उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी अधिक, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिए थे। लेकिन इंग्लिश प्रैक्टिस मैंने किया था, ऐसे लिखने का, फिर और जो पेपर्स में कंपैरिजन पैसेजेस, इस टाइप की कुछ एक्टिविटी होती थी। बहुत स्मरण नहीं है क्या था वहाँ। तो इंग्लिश को, चूँकि अंग्रेज़ी स्कूल में मैं पढ़ा था, इसलिए मैं जानता था अंग्रेज़ी, लिख सकता था शुद्ध, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता था, ग्रामर का मिस्टेक नहीं था। आइडियाज़ थे, चूँकि मैंने किताबें पढ़ी थी अंग्रेज़ी में, तो कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। थोड़ा उस पैटर्न पर प्रैक्टिस करना पड़ा था, और वो भी मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं किया था, खुद से। और यूपीएससी जो लोग देते हैं, मैंने 2 और लोगों से बातचीत की थी पिछले दिनों, मुझे मौका मिला था। सबकी पहली इच्छा होती है आईएएस की। आपने आईपीएस ही चुना था या फर्स्ट बैच? जो 1 साल पहले आप आईपीएस में अपीयर हो सकते थे, तो मैंने उसी के लिए अप्लाई किया था, हो गया। और उसके बाद फिर डंडा उठाया, ट्रेनिंग की, पुलिस में आया, चोर डकैत धरने का काम किए। उसमें आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं ज़रा यूपीएससी के आपके इंटरव्यू के समय को आपको याद कराना चाहता हूँ। इंटरव्यू कैसा हुआ था आपका? कौन लोग बोर्ड में थे? क्या सवाल थे? जो कुछ भी अगर आपको याद आ रहा है। मेंबर्स ऑफ द बोर्ड हमको याद नहीं है। कितने लोग रहे होंगे? 5-6 लोग थे। अच्छा। एक हमको याद है, कोई, चूँकि आईपीएससी मेरा अकेला का चॉइस था। हाँ। तो एक कोई केरला कैडर के डीजीपी थे, रिटायर्ड, वो आए थे, एक्सपर्ट थे पुलिस के लिए। उन्होंने कुछ सवाल पूछा था, ज़्यादा नहीं पूछा गया था, और एटलीस्ट हमको बहुत इम्प्रेसिव नहीं लगा था मेरा परफॉर्मेंस इंटरव्यू में, बट लोगों ने सेलेक्ट कर लिया तो ठीक ही था। लेकिन तब भी क्या, क्योंकि बहुत दिलचस्पी रहती है लोगों की इसमें। एक क्वेश्चन बहुत इम्प्रेसिव लगा था, रेस्ट तो थोड़ा एवरेज टाइप का क्वेश्चन था। वो उस ज़माने में फूड प्रोक्योरमेंट होता था एफसीआई के द्वारा, गेहूं को खरीद करके रख लिया जाता था कि अगर अकाल पड़ा या गरीब लोगों के बीच में बांटने का। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था जो मेरा विषय नहीं था, इकोनॉमिक्स का, कि आपकी समझ से जो फूड प्रोक्योरमेंट होता है इतना बड़े पैमाने पर, इससे इन्फ्लेशन होता है कि नहीं? इन्फ्लेशन मैं जानता था, फूड प्रोक्योरमेंट में मैं जानता था। तो अपनी बुद्धि हमने लगाई कि आप खरीदने के समय तो पैसा आप मार्केट में दे देते हैं, और जो प्रोडक्ट है उसको आप स्टोर कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट कम हो गया और पैसा ज़्यादा हो गया तो इन्फ्लेशन तो हो जाएगा। तो आई थॉट आई गिव देम अ गुड आंसर, जिसके बाद शायद टाटा किया उन लोगों ने भी। फिर वो इंटरव्यू हो गया, आप वापस आ गए पटना फिर? हाँ, मैंने जो भी परीक्षा दी, इंटरव्यू देने के पहले, रिटन एग्ज़ाम के भी पहले, फिर उस समय मेरा गो टू प्लेस था सिंहेश्वर स्थान,
मधेपुरा ज़िला में शिव का स्थान है, उनके साथ मेरा अटूट संबंध लगाव आप जो कह लीजिए। तो एवरी टाइम दैट आई यूज्ड टू गो फॉर एनी एक्टिविटी, तो पहले वहाँ पूजा करके ही तब जाते थे। ये मैं पूछने वाला था, आपने अच्छा बता दिया। अच्छा, लोग आज जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आपने भी देखा ही होगा, आपको आई थिंक ये कहीं बुलाया भी गया होगा, जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं यूपीएससी के एज एक्सपर्ट, और बड़ा टेंशन रहता है लोगों में कि उसको लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे जो लड़के लड़कियां अपीयर हो रहे हैं उनके लिए? क्योंकि आप बहुत ही आसानी से कह रहे हैं कि आपने दे दिया, आपका हो गया, सवाल ये था, तो कुछ अगर आप बताना चाहें। हमने तो कभी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था, मे बी उस ज़माने में नहीं होता होगा। अभी हम भी देखते हैं सोशल मीडिया में, स्क्रॉल कीजिए तो मॉक इंटरव्यूज़ आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे मॉक इंटरव्यू दे के टेंशन ही में चले जाते हैं। इस आप जाके बात करने वाले हैं, तो वो भी जो आदमी आपका इंटरव्यू ले रहा है वो चाहता है कि आपके अंदर कोई नेचुरल चीज़ है तो वो उसको निकल जाए। आप आर्टिफिशियली चाहिएगा कि हम अपने नेचुरल ट्रेड्स को ढक के और आर्टिफिशियल चीज़ें बाहर कर देंगे, और अगर आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप उन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं जिनको रखा गया आपके अंदर की चीज़ों को निकालने के लिए। आप अगर सुने होइएगा, एनडीए का भी इंटरव्यू होता है और वो 5-6 दिन चलाते हैं, वो लोग छांटते जाएंगे। तो एक वर्ड यूज़ करते हैं वो लोग, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, OLQ बोलते हैं, और उसके लिए भी लोग ट्रेन करते हैं। रिटायर्ड आर्मी सीनियर ऑफिसर्स उसके लिए ट्रेन करते हैं। लेकिन जो अच्छे आर्मी के लोग हैं जो रिटायर कर गए हैं, वो लोग बोलेंगे कि एकदम बेकार है, कोई ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो जो वहाँ बैठे हुए हैं वो लोग इतने मैच्योर हैं लोग कि आपके अंदर का अगर कोई ट्रेट है, आप चाहिएगा भी छिपा लेना तो नहीं छिपेगा। और जो इंटरव्यूअर्स हैं उनका रोल ही यही है कि इस आदमी के अंदर का नेचुरल ट्रेट्स निकाल लो। 2005 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और आप बिहार के डीजीपी बने, बिहार पुलिस के सबसे वरिष्ठ पोस्ट पे जब आप पहुंचे, वो वाकया थोड़ा सा बताइए। कैसे आपको फ़ोन आया फिर, या फिर जैसे मतलब आपने किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन उस पोस्ट के लिए बहुत सी लॉबिंग भी होती है, ऐसी चर्चा होती है कि बहुत से लोग लॉबिंग करते हैं, बहुत सी अधिकारी। आपके पास वो कैसे पहुंचा, या आप वहाँ तक कैसे पहुँचे? बहुत ब्लेटेंटली आपको कहें, लॉबिंग तो क्या, हमने चर्चा भी नहीं की थी, जाके भी नहीं किया था, नेवर। कोई और गया कि नहीं ये भी, इसकी भी जानकारी नहीं है। रहमानी 30 में मैं पढ़ा रहा था शाम में, ऑफिस के बाद, समय रहा होगा 5:30 के करीब, तो फ़ोन आया कि मुख्यमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने उनको नमस्कार किया। उन्होंने एकदम फर्स्ट ही सेंटेंस कहा कि अभी तुरंत हमने संचिका में आदेश दिया है कि आपको डीजीपी बनाया जाएगा। तो हमने उनको धन्यवाद दिया बहुत स्वाभाविक रूप से, और हमने कहा कि हम अगर फ्री होइएगा तो हम आके आपसे मिल करके धन्यवाद दे देंगे आप। बोले हाँ, वेट कर रहे हैं। तो हम चले गए वहाँ। ज़्यादा देर बात नहीं हुई, सिर्फ कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना होगा। जब एक बार ज्वाइन कर लेंगे तो मेरी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता जितनी होगी उतना हम अवश्य कर देंगे। निकलेगा क्या उससे, उस पर मेरा कोई वश नहीं। एक ही रिक्वेस्ट हमने किया था। एक तो हमने रिक्वेस्ट किया था कि एक दिन की हमको छुट्टी चाहिए, सिंहेश्वर मंदिर जाना चाहेंगे। तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा हाँ ज़रूर जाइए, घूम के आ जाइए मंदिर से। और फिर एक अनुरोध हमने किया था कि एक बार जब हम ज्वाइन कर लेंगे तो
पूरे मनोयोग से हम लगेंगे पुलिस के काम में। उसके बाद हमको राजनीतिक क्षेत्र में क्या हो रहा है इसकी ना तो ज़्यादा जानकारी हो पाएगी ना ज़्यादा समझ होगी। लेकिन अनुरोध यही होगा कि आपको जिस दिन लगे कि मैं पॉलिटिकल लाइबिलिटी हो गया हूँ आपके लिए, तो बुला के बता दीजिएगा कि अब आप छोड़ दीजिए, छोड़ के चला जाऊँगा, क्योंकि अब इससे ज़्यादा और क्या है हमारा। ये हमने उनसे अनुरोध किया था। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि ये तमाम बड़े कोचिंग संस्थान ने तो आपको अप्रोच किया ही होगा। पहले भी किए थे, बाद में भी किए, लेकिन वो मैसेज मेरा क्लियर था कि एक चीज़ बहुत साफ है विकास जी, पैसे पर आप हमको नहीं रख सकते। आप चाहे सरकार होइए या कोचिंग संस्थान हो या कॉरपोरेट होइए, पैसा पर आप हमको नहीं रख सकते। आप हमसे मदद मांगिए, अगर मेरी बुद्धि में वो ताकत होगी कि हम आपको मदद कर सकते हैं तो हम कर देंगे। आप उसको जैसे इस्तेमाल करना है कर लीजिए, लेकिन आप कहिएगा कि हम पैसा आपको देंगे इसलिए आप ये कर दीजिए, नहीं करेंगे। ये जिद है, क्योंकि जिस रात ये काम हम कर लेंगे ना, या जिस दिन वो काम कर लेंगे तो बेड पर जाएंगे तो नींद नहीं आएगी। अब आप इसको जिद तो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अभी पिछले कुछ समय से 4-5 साल से आप देख रहे होंगे, खुद भी आप सोशल मीडिया पे हैं, कि पढ़ने पढ़ाने को लेकर के एक नई चीज़ें शुरू हुई हैं। नई चीज़ों में मैं कहूँ कि नए नए टीचर्स हर कुछ दिन में सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। उनके पढ़ने पढ़ाने का तरीका अलग होता है, कोई कूद के पढ़ाता है, कोई किसी तरीके से पढ़ाता है और उस पर उनके रील्स बनते हैं। जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे वाकई में, ईमानदारी से कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आपके सामने बैठूँ, मुझे आपकी याद आती है और आपके जैसे कुछ और लोगों की याद आती है जो बहुत ही पीछे रह के शांति से पढ़ाते हैं, पढ़ाते रहना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं इस नई टीचर्स की इस नई पीढ़ी के बारे में? उनसे तो हमको पढ़ने का मौका नहीं मिला है, इसलिए हम पर्सनली हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन पढ़ाने की विधा को अगर हम ठेठ भाषा में कहें, बिहार की भाषा में, तो उसको कहेंगे शिक्षक वही अच्छा है जो विद्यार्थी को सोचवा दे सके। ये ब्रेन जो है ना, ये स्टोर करने की जगह नहीं है, ये प्रोसेस करने की जगह है। कंप्यूटर का ये सीपीयू है, कंट्रोल यूनिट नहीं है जहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। तो और नहीं कोई ये एक्रोबैटिक्स है कि आप हाथ हिला के और इम्प्रेस करके फिजिकली एंटरटेन कर रहे हैं या हंसा दे रहे हैं। वंस इन अ वाइल अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई जोक हो जाए, हंस दे तो ठीक है, बट डिलिबरेटली उसको हंसा देने से हमको तो नहीं लगता है कि उससे कोई बहुत फ़ायदा है। कम से कम आईआईटी के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है उससे। अभी जो कोचिंग संस्थानों की जो बाढ़ है देश में, चाहे वो आईआईटी के लिए हो, यूपीएससी के लिए हो, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आ रही हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? आने वाले समय में जिस पक्ष को आप पैशन के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं, मतलब जिसके पास मेधा भी है और जो गरीब भी है, उसकी दृष्टि से ऐसे संस्थानों का क्या रोल होगा आने वाले समय में? कोटा में आप देखिए कि अब कोटा में परेशानी ये हो गई कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, राजस्थान सरकार को बोलना पड़ रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? सुसाइड का जहाँ तक संबंध है वो इसलिए होता है क्योंकि एक बच्चा जाता है वो ऑलमोस्ट अकेला रहता है वहाँ। अब हम सुन रहे हैं कि कुछ गार्जियन लोग भी साथ में जाकर रहने लगे हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन जिनके साथ कोई नहीं रहता है और उसको 2 साल झेलना है, और 2 साल का जो अप्स एंड डाउन्स होता है, बेस्ट स्टूडेंट्स में भी वो अप्स एंड डाउन्स आता रहता है, क्योंकि जो जिस लेवल पर है हमेशा चाहता है कि उससे ऊपर ही चले जाएं, और ज़रा सा भी नीचे आता है तो डिप्रेशन होने लगता है उसको।
और आदमी लाइफ में जब भी डिप्रेस्ड होता है तो उसको एक एम्बियंस चाहिए अपने चारों तरफ जो उसको बूस्टअप कर सके। अगर कोई बूस्टअप करने वाला नहीं मिलता है तो ही गो डाउन हिल, और उसके बाद जो होता है वो हो जाएगा। सुपर 30 में ये भी एक फैक्टर था कि ये 30 बच्चे एज फ्रेंड्स रहते थे, और ऐसा नहीं था कि उनमें कंपटीशन की भावना रहती थी उस तरीके से कि हमने भी पैसा दिया, हमने फीस दिया है, उसने भी दिया है, हम उससे आगे निकल जाएं। सब एक दूसरे की खूब मदद करते हैं। तो सुपर 30 का जो एनवायरनमेंट है वो, इफ़ आई कैन यूज़ दिस टर्म, सुसाइड प्रूफ है वो। सब मित्र, अच्छा तुम्हारा इस बार ऐसा कम ना, कोई बात नहीं यार, अब इस अगली बार तुम ही ज़्यादा ले आना। तो वो फ्रेंड्स हो जाते हैं, दे ग्रेट फ्रेंड्स ऑल ऑफ देम। कॉम्पिटिटर्स उतना ही अधिक हैं और फ्रेंडशिप भी उतना ही ज़्यादा रहता है। तो एक सेंस ऑफ कंपटीशन है विथ कोलैबोरेशन, ये कोटा में नहीं होता है। कोटा में इट इज़ कट थ्रोट, और कट थ्रोट जब होगा तो जो हुआ ही सब होगा ही। तो जैसे वहाँ पे प्रशासन ने एक तरीका निकाला है कि जो हॉस्टल्स हैं जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ पे स्प्रिंग वाले पंखे लगाए जाएं। आप तो मतलब प्रशासन का भी हिस्सा रहे हैं, आप पढ़ाते भी रहे हैं, बच्चों को बहुत करीब से देखा है, ख़ासतौर पे जिनको IIT में जाना होता है। आपके हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? काउंसलर्स रखने पड़ेंगे जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा मनोविज्ञान जानते हो। तो हर इंस्टीट्यूट के साथ काउंसलर्स अटैच होने चाहिए। जिस भी बच्चे का मार्क्स ऊपर नीचे हो रहा है तो मार्क्स देख के भी पता चल जाता है कि संभावना कहाँ है। उन लोगों को बुला करके बात करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, सेंसिबल आदमी हो। तो बेसिकली काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, और वो हर इंस्टीट्यूट के साथ अटैच्ड होना चाहिए। देयर शुड बी अ मैंडेटरी प्रोविजन टू हैव काउंसलर्स। शुरुआत कैसे हुई, मतलब कब आपको मौका मिला? मतलब यहाँ तो आपको रियलाइज हो गया, लेकिन मौका कब मिला कि आप समय निकाल के इंस्टीट्यूट में जाएं, या इंस्टीट्यूट जैसा कुछ बने, सुपर 30 जैसा? इंस्टीट्यूट तो शुरुआत में नहीं था, लेकिन मेरे बच्चे लोगों को हमने पढ़ाया था जब वो क्लास 1-2 में थे, उनके साथ ही मैंने ग्रो किया था। और वो जब IIT में पहुंच गए तो उसके बाद ये इंस्टीट्यूट में जाने का मौका मिला, एक बड़े ग्रुप में मैथ्स या फिज़िक्स पर बात करने का मौका मिला, और धीरे धीरे वो इम्प्रूव करता चला गया। तो सुपर 30 का रूप ले लिया उसने। सुपर 30 वाला जो चैप्टर है वो बहुत सफल है। मैं गांव से आता हूं और मुझे याद है कि कुछ गार्जियन जो कि चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ें, साइंस में जाएं, खासतौर पे इंजीनियर बने, वो जिक्र करते थे कि सुपर 30 का इंट्रेंस दीजिए और तमाम चीज़। कैसे डिज़ाइन किया था आपने? मतलब उसके लिए टेस्ट होता था, कुछ बच्चों को सेलेक्ट करते थे आप लोग, वो कैसे आपने? एंट्रेंस फर्स्ट बैच में तो कोई जानता नहीं था, तो फर्स्ट बैच में ऐसे ही रैंडमली बच्चों को ले करके थोड़ा इंटरव्यू कर लिया गया, रिटन टेस्ट नहीं लिया था। इन फर्स्ट बैच में जो रिज़ल्ट आ गया तो थोड़ी चर्चा शुरू हो गई। उसके बाद हम लोगों ने टेस्ट लिया, टेस्ट लेके इंटरव्यू किया और तब सेलेक्ट किया बच्चों को। फिर आप बाद में उससे बाहर भी निकले और उसको लेकर के बहुत कहानियाँ बनी, हालांकि अपने किताब में भी उसका जिक्र किया है, लेकिन जो बाहर कहानियाँ बनी कि आप में, आनंद कुमार में कुछ टसल हुआ, कुछ परेशानी हुई। हाँ सही बात है। मैं बेसिकली एक प्रोफेशनल टीचर नहीं था, अभी भी नहीं हूँ। प्रोफेशनल का मतलब होता है जो इस विधा के माध्यम से अपने जीवन यापन करे, ये प्रोफेशनल हो गया। मुझे पढ़ाने के माध्यम से पैसे की आवश्यकता कभी नहीं थी। अच्छी नौकरी थी, सब कुछ था। ये मैं पैशन के रूप में पढ़ाता था, क्योंकि लगता था कि पढ़ाने से मुझे आनंद आता है। और जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं उनके लिए वो प्रोफेशन था, क्योंकि उनका पूरा परिवार ही उसी पर चल रहा था।
शुरुआती दौर में मुझे समझ में नहीं आया कि प्रोफेशन और पैशन एक साथ नहीं चल सकता है, लेकिन 4-5 साल के बाद समझ में आने लगा कि कन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, बिकॉज आई वॉज डूइंग दिस एज अ पैशन और वो कर रहे थे एज अ प्रोफेशन, तो दोनों का ऑब्जेक्टिव तो क्लैश करना ही करना था, तो वो क्लैश किया। तो मैंने ही कहा कि अब हम लोग अलग ही रहें, आप अपना प्रोफेशन फॉलो कीजिए, हम अपने पैशन को फॉलो करेंगे। उसके बाद ही मेरे ख्याल से आपने रहमानी 30 शुरू में से जुड़े थे आप? हाँ, 5-6 महीना मैंने छोड़ छाड़ दिया सब कुछ। निराश हो गए थे आप? हाँ, मतलब ठीक है, एक बार जब छोड़ दिए तो छोड़ दिए। सडनली अब तो महरूम हो गए मौलाना वली रहमानी साहब। वो आए मेरे ऑफिस में, उनसे मेरा कोई परिचय नहीं था, बट एक कॉमन परिचित के थ्रू वो आए थे और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात किया उन्होंने कि आपने सच्चर कमेटी रिपोर्ट देखी होगी। हमने कहा हाँ, पढ़ी है मैंने। तो उसमें हमारे समाज की दशा जो है पढ़ाई के मामले में, वो हम बहुत नीचे चले गए। हमने कहा हाँ, आप चले तो गए हैं ज़रूर, तो आप हमारी मदद कीजिए, हमारे समाज की। और मैंने सीधा उनसे कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है और ना मुझे आपसे कुछ लेना है, दे भी नहीं सकते हैं, ले भी नहीं सकते हैं। आप चलाइए, आप मैनेज कीजिए, एकेडमिक पोर्शन हम देखेंगे, इस शर्त पर अगर तैयार हों तो कीजिए। तो उन्होंने शर्त को एकदम तुरंत हाँ करके माना और उसके बाद स्टार्ट हुए। रेस तो रहमानी 30 अब ऊंचाई पर है। जी 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 बेशक। बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे कास्ट आइडेंटिटी बहुत मजबूत है, बहुत अंदर तक है, हर चीज़ में ही है, पॉलिटिक्स हो, बाकी समाज के, जब आपने ये प्रयोग शुरू किया सुपर 30 का, तो अलग दिखता है वो कि अलग अलग समाज के लोग आपके पास आए, अपने अपने समाज के लिए कुछ करने की इच्छा जाहिर की। ये आपको कैसा लगा? हमको बुरा नहीं लगा कभी, क्योंकि अब जैसे माइनॉरिटी समाज है वो आया, आज उन लोगों ने अच्छा किया है और वो सरकार के बदौलत नहीं कर रहे हैं। सरकार भी आती है यही कहते हुए ना कि हमको फलाने समाज के लिए हमको करना है, तो उनकी जाति के जो नेताजी हैं वो करेंगे, तो वो उम्मीद करते हैं कि हमको वोट मिलेगा, और कुछ मिले या नहीं मिले वोट तो उम्मीद करते ही हैं। हम तो कम से कम वोट नहीं उम्मीद कर रहे हैं। तो जिस समाज का कोई आए, उन समाज के उस व्यक्ति के पास पैसा हो तो हम तो कहते हैं कि पैसा लगाइए, अपने ही समाज का भला कर दिए। पढ़ाई के मामले में आप सरकार के पैसे पर उसको कुछ दे रहे हैं तो ये बड़ी चीज़ नहीं है, आप अपना पैसा लगाइए। जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी ने रहमानी 30 में अपना पैसा लगाया है, किसी से मांगने नहीं गया, सरकार से भी नहीं मांगा। आज आप गौर कीजिएगा तो एक स्कैम निकला है ना कि माइनॉरिटीज़ के लिए स्कूल चलाया गया, छात्रवृत्ति दी गई, कई तरह का, और वो सब फेक निकल गया है। उस पर शायद CBI को केस रजिस्टर करने को मिल गया है। तो हम ऐसे ही सोच रहे थे कि देखिए सरकार माइनॉरिटीज़ के लिए प्रोग्राम चला रही है एजुकेशन का, और उसमें स्कैम निकल रहा है। हम लोग इतना सुंदर प्रोग्राम चला दिए माइनॉरिटीज़ के लिए, जहाँ से हर साल ऑन एन एवरेज करीब 50 बच्चे IIT में जा रहे हैं। तो क्या अच्छा है, आपने खूब बड़ा पैसा खर्च किया, यहाँ उस समाज ने कुछ नहीं खर्च किया, मतलब सरकार से तो नहीं मांगा कम से कम, तो क्या अच्छा है। वो समाज अपने लिए कर रहा है और बच्चों को आगे बढ़ा रहा है। मतलब आप ये करें कि हर तरह के समाज के लोग, हर लोग को आना चाहिए। आप समाज के नाम पर वोट मांगते हैं तो ये अच्छी चीज़ है, और समाज के नाम पर पढ़ा दीजिएगा तो वो ख़राब चीज़ हो जाएगी। अभी एक लंबा समय हो गया आपको, अब नौकरी से रिटायर हुए 8 साल मेरे ख्याल से, 8-9 साल हो गया। 8-9 साल हो गया। 2014 में मैं रिटायर हुआ। जी, अभी क्या व्यस्तता रहती है अभयानंद जी की? वो बहुत शांति, बहुत शांति, मानसिक रूप से शांति है। ये तो नहीं है ना कि किसी का फ़ोन आ जाएगा, जरा मीटिंग में चले आते,
तो इतने बजे ऑफिस पहुंच जाना है, उनके साथ मीटिंग है। तो अभी पढ़ाई लिखाई को लेकर के क्या व्यवस्था है? प्रतिदिन सोशल मीडिया आपके पोस्ट तो आपके दिखते रहते हैं, किताब आपने लिखी है एक प्रतिदिन। अगर अपने आप से मैं कहता हूँ या सबको भी कहता हूँ, अगर मैं एक दिन नहीं पढ़ा हूँ फिजिक्स या मैथ्स तो मेरे पेट का पानी नहीं पचेगा। अच्छा, तो एक सवाल और बिहार को लेकर के उठता है कि आईआईटी में जाने को लेकर के या इंजीनियरिंग करने को लेकर के जो एक चाहत है बिहार के लोगों की, या यूपीएससी में भी जाने को लेकर के, वो ज़्यादा ही दिखता है। मतलब उसको लेकर के एक ऑब्सेशन भी कुछ पॉइंट पे दिखता है। ऐसा भी आपको दिखता है आपके आसपास जो गार्जियन या बच्चे आते हैं? जैसे मान लीजिए कि बच्चा आपको समझ में, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया कि बच्चा उस लेवल का नहीं है, आपको लग गया कि बच्चा नहीं चाह रहा है, या उसके गार्जियन चाह रहे हैं कि अभ्यानंद जी किसी तरीके से इसको आईआईटी पहुँचा दीजिए, ऐसा कभी कुछ हुआ? हाँ, एहसास तो होता ही है, और इसीलिए मैं टेस्ट लेता हूँ, क्योंकि आप गरीबी को क्वालिफिकेशन नहीं बना सकते हैं। जो गार्जियंस आएंगे कहेंगे सर बहुत गरीब है, पढ़ा दीजिए, तो कोई ये कहे कि बहुत मेधा वाला है, इसको पढ़ा दीजिए, तो बात समझ में आती है। तो यहाँ लोगों ने गरीबी को क्वालिफिकेशन बना दिया है। गरीबी अगर आप में है, आप गरीब हैं, तो आपके साथ एक फीलिंग हो सकती है, फीलिंग ऑफ कंपैशन, बट ये पढ़ाने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है। गरीब होने से वो मेधा नहीं होगा, उसमें ये बात नहीं है, लेकिन लोग इसको मानते हैं कि हम पैसा नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा पाएंगे। तो हम चेक कर रहे हैं कि आपके पास ये है कि नहीं, और इसका मतलब होता है कि मेरी अपनी समझ है इसके बारे में कि कोई समस्या देंगे तो आप सीधे मत कहिए कि हम ये नहीं जानते हैं। जो भी आप जानते हैं उसको अप्लाई कर दीजिए। अगर आप गलत भी अप्लाई कर दीजिएगा तब भी हम आपको ले लेंगे। लेकिन अगर आप हम ये जानते हैं या ये हम नहीं जानते हैं, तो मेरे लिए वो आईआईटी का एस्पिरेंट नहीं है। और यहाँ लोगों में वही प्रॉब्लम है कि वो आएंगे यही कहते रोते हुए कि हम गरीब हैं। गरीब को ही हम लेते हैं, क्योंकि आपके पास अगर पैसा है और इंटेलिजेंस है तो आप फिटजी में चले जाइए, आप नारायणा बंसल कई हैं, कहीं चले जाइए, आपको वहाँ जगह मिल जाएगी। हमारे पास अगर आइएगा तो दोनों होना चाहिए, मेधा भी और पैसा नहीं हो, ये हम देखना चाहते हैं।